वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप नीचे स्लाइड में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद गाइस। तो हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एशियंट हिस्ट्री। हमने कल क्लास 6 का चैप्टर 1 किया था, व्हेन वेयर एंड हाउ। तो आज हम उसी लेसन का, उसी चैप्टर का हम आज क्विज डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि आपके पास यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं, सीडीएस में भी आ चुके हैं, सीएपीएफ में भी आप बोल लीजिए, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, आईपी, एसीआईओ। तो जितने भी एग्जामिनेशंस आपके पास, जिनमें आपके पास एशियन हिस्ट्री सिलेबस, एशियन हिस्ट्री जिनमें आती है, तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस इकट्ठे किए हुए हैं। और जितने भी जो भी हमने कल पढ़ा था, अब वो देखते हैं कि हमारा कंटेंट या हमारी क्वालिटी जो मैंने आपको कल बढ़ाया था वो कितना रिच है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। आप सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हीट एंड बार्ले क्रॉप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, फर्स्टली वुमेन एंड मेन बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले। सेकेंड स्टेटमेंट है, दीज क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड इन द हिमालयज एंड इन द विंध्यास हिल। पहला अपना दिमाग सोचिए कि क्या इसका आंसर होगा। खुद आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली स्टेटमेंट है कि मेन एंड वुमेन बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले। जी हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि सबसे पहले इंसान ने व्हीट और बार्ले ही उगाया था। उसके बाद ये पूछते हैं कि दीज को वो कल्टिवेटेड इन द हिमालयज और विंध्यास हिल्स। क्या वो हिमालय और विंध्या हिल में थे? याद कीजिए, अगर मैंने आपको जो कल पढ़ाया था कि व्हीट और बार्ले सुलेमान और किरतार हिल्स में सबसे पहले उगाए गए थे, ना कि हिमालयज और विंध्यास में। तो इसका आंसर होगा आपका ओनली वन, दैट इज ए ऑप्शन आपके पास इसका आंसर रहेगा। ओनली वन, एज दे आर कल्टिवेटेड इन सुलेमान और किरतार हिल्स में आपके पास व्हीट और बार्ले कल्टिवेट होते, कल पहली बारी उगाए गए थे या कल्टिवेट हुए थे, ठीक है। होप सो आपको समझ आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार आप खुद पढ़िए और पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर Indus and its tributaries, on the bank of river Indus and its tributaries, ठीक है। Development of the cities on the bank of Ganga and its tributaries took place about 5000 years ago। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सबसे पहली स्टेटमेंट अगर आप देखें तो अर्लीस्ट सिटीज, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्लीस्ट सिटीज, कि सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पहली जो आपकी सिटी थी वो इंदस और उस नदी के किनारे बनती थी। इंदस के किनारे आपकी जो पहली सिटीज थी वहां पे बनी थी। उसका बोलता है, द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स टुक प्लेस 5000 ईयर अगो। ओहो, ये तो गलत है, क्योंकि इंदस जो आपके पास इंदस थी वो 5000 साल पहले था। इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज थी वो 5000 साल पहले इंदस पे आपके जो सिटीज थे वो डेवलप हुई थी। गंगा पे तो 2500 साल पहले हुआ था। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कल लिखवाया था और मैंने वो बोल्ड भी किया था कि गंगा के किनारे जो आपकी सिटीज बनी थी वो 2500 साल पहले था। तो इसका आंसर अगेन आपके पास वन ही होगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास गलत इसमें हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है, जो कि अबाउट 47,000 या 5000 साल पहले की बात है कि इंदस और उसकी की जो इंदस के किनारे आपकी जो सिटीज थी वो 4700 या 5000 ईयर के आसपास वहां पे वो था। लेकिन गंगा और उसके किनारे जो सिटीज बसी थी वो 2500 साल पहले थी, यानी 2500 ईयर्स अगो थी, ना कि 5000 ईयर्स अगो। क्लियर हो गया ये? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया हूँ।
Artifacts and the old objects like tools, weapon, pots, coins were used by early men. पहली स्टेटमेंट ये है. सेकंड स्टेटमेंट आप देखिए. Archaeologist is a person who study human history and prehistory through the evacuation of sites and analysis of artifacts एंड फिजिकल रिमेन्स. मैंने कल भी आपको बोला था कि यूपीएससी आर्कियोलॉजिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछती है, तो ये लीजिए आपको उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया. तो चलिए पहली स्टेटमेंट मैं आपको बोल देता हूँ कि मैंने आपको कल नहीं बताया कि आर्टिफैक्ट्स क्या होता है. अगर आप बिल्कुल हिस्ट्री के बिगनर के तौर पे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कि चलिए पहली स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको नहीं पढ़ाई. ठीक है, चलिए पहली स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि सही है. मैं आपको बता देता हूँ कि पहली स्टेटमेंट सही है. तो आप सेकंड स्टेटमेंट मेरे को बताइए कि सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको कल पढ़ाया था आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में कि होते कौन सा. भी सोचिए और दिमाग लगाइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है. आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री. एक ऐसे पर्सन है जो ह्यूमन के बारे में, इंसानों के बारे में पढ़ते हैं. प्री हिस्ट्री की इतिहास की चीज़ों को पढ़ते हैं. साइट्स की इवैक्यूएशन ऑफ साइट्स करते हैं, उनको खोदते हैं. एंड एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, और जो आर्टिफैक्ट्स है उनके एनालिसिस करता है. तो मेरे ख्याल से जिस तरह से मैंने पूरी स्टेटमेंट तोड़ी है, आपको इसका आंसर मेरे ख्याल से मिल गया होगा. तो आप स्टेटमेंट को एक बार तोड़िए बीच बीच से, आपको खुद ही आंसर मिल जाएंगे. तो बिल्कुल आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और आपके पास जो पहली स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है. अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिफैक्ट्स बेसिकली होते क्या हैं. तो उससे पहले इसका आंसर की बात कर लेते हैं. तो इसका आंसर है C1 and 2. अब मैं आपके पास आर्टिफैक्ट्स की बात करता हूँ. ठीक है, आर्टिफैक्ट्स बेसिकली होते क्या हैं. एक मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो हम इंसानों के द्वारा बनाए हुए टूल्स, वेपन्स आप बोल सकते हैं, इंसानों द्वारा बनाए हुए हथियार, मतलब ऑब्जेक्ट्स आप बोलिए, इंसानों द्वारा बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं आर्टिफैक्ट्स. ठीक है, जो कि एक कल्चर पर्टिकुलर, जो कि पर्टिकुलर एक कल्चर या एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट होते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर कल्चर के वो टूल्स या वेपन्स किसी पर्टिकुलर कल्चर के होंगे. जैसे कि हम अभी आगे आने वाले, जैसे अगर लेक्चर्स में जाएंगे हम स्टोन एज की बात करेंगे, वहाँ पे चैलोलिथिक कल्चर आता है. तो वैसे वैसे डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स होते हैं. तो आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं. बेसिकली आर्टिफैक्ट्स एक ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आप बोलते हैं इसे, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो पर्टिकुलर किसी एक कल्चर के होते हैं. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट के मैंने आपको बता चुका हूँ कौन होते हैं. जो बिल्डिंग के रिमेन्स, उनके बिल्डिंग के अवशेष है, उनको पढ़ते हैं. पुरानी बिल्डिंगों के अवशेष जो कि आपके पास स्टोन, पत्थर या लकड़ी से बने हुए थे, विच आर मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स. पेंटिंग और स्कल्पचर्स ये पर लोग पढ़ते हैं. ठीक है, डिग करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. क्या, ताकि क्यों वो जमीन खोदते हैं, क्यों वो करते हैं, ताकि उन्हें टूल्स मिले, वेपन्स मिले, पॉट्स मिले, पैन्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, ज्वेलरी वगैरह, ताकि पता चले कि जो इतिहास, हमारा इतिहास क्या था, जो लोग पुराने ज़माने में रहते थे वो क्या वो खाना खाते थे, किस टाइप के वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, क्या वो टूल इस्तेमाल करते थे. तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम ये होता है. ठीक है, होप्स आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया. अगर स्टेटमेंट में भी यही लिखा है, एक बार ध्यान से दोबारा मैं आपको बता देता हूँ. आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री, जो ह्यूमन के बारे में पढ़ता है. एंड प्री हिस्ट्री, जो इतिहास के बारे में पढ़ता है. साइट्स इवैक्यूएशन करता है, साइट्स की उनको खोदता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है. चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. इन द एशियंट टाइम्स व्हाट वाज द एरिया अलोंग द सोन रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा नोन एज. मुझे ये उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे. और हाँ, एक चीज और, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए. हाउ मच डू यू स्कोर. ठीक है, प्लीज सच्ची सच्ची सबने एक बार अपना कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि हाउ मच यू स्कोर. तो अब यहाँ पे मैं बताऊं, तो मैंने आपको कल बोला था कि जो सिटीज गंगा के किनारे बनी है उन्हें कुछ कहा गया था. क्या कहा गया था आप सोचिए. उन्हें कहा गया था मगध. ठीक है, इन द एशियन टाइम्स व्हाट वाज द एरिया अलोंग द सोन रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा नोन एज मगध. अब बोलेगे सर ये सोन रिवर क्या है. आपने तो कल ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया. ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया. सोन रिवर क्या है ये तो मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि कल ऐसा भी कुछ पार्ट है. मैंने सिर्फ गंगा के किनारे बोलते कि जो गंगा के किनारे जो सिटीज बनी हैं उन्हें हम मगध कहते हैं. तो सोन रिवर क्या है. सोन रिवर मैं बताऊं तो एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की एक
ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, पहले आंसर की बात कर लेता हूँ मैं। मगध है इसका आंसर, शक है, सबको पता है। और सबको पता है कि जो मगध है वो उनका बहुत ही लार्ज किंगडम होता था, और काफी लार्ज किंगडम और काफी लार्ज आर्मी उनके पास होती थी। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से मैप लेके आया हूँ आपके पास। आप यहाँ से देखिए कि ये गंगा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे गंगा की आप ट्रिब्यूटरी देखिए, ये सोन रिवर आपको दिख रही है। तो मैंने आपको इस मैप को आप पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए कि इंदस की क्या ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये देखिए इंदस की ट्रिब्यूटरीज आ गई, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी आ गई, नर्मदा यहाँ पे आ गई, सतपुरा, तापी रिवर। तो इस तरह से ये सारा मैप आपको याद होना चाहिए कि इस मैप पे क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें, आप ये पूरा मैप आपको बेसिकली याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके पास या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि क्वेश्चन क्या था। इन द एशियंट टाइम व्हाट वाज द एरिया अलोंग द सोन रिवर, जो सोन रिवर के साथ साथ टू द साउथ ऑफ द गंगा नोन एज मगध, हम उसे मगध कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। गैरो हिल्स लोकेटेड इन मेघालय। पहली स्टेटमेंट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गैरो हिल्स लोकेटेड इन मेघालय। एंड सेकंड है एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड इन सुलेमान एंड किरतार हिल्स। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आप लोग बोलेंगे कि सर पहली स्टेटमेंट तो आपने कल पढ़ाई ही नहीं, आपने ये बताया ही नहीं कि गैरो हिल्स कहाँ पे है, तो हम कैसे बताएं। आप लोग ये बोलेंगे, चलिए मैं मान लेता हूं कि मैंने नहीं बताया आपको कि कल गैरो हिल्स कहाँ पे है। आप मुझे सेकंड स्टेटमेंट बता दीजिए, एग्रीकल्चर वाज डेवलप्ड इन सुलेमान एंड किरतार हिल्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप बोलोगे नहीं सर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो आपका गैरो हिल्स और विंध्यास में डेवलप हुआ था, सुलेमान और किरतार हिल में तो पहली बार क्रॉप्स उगाए गए थे। तो आपके पास ऑप्शन 2 ओनली तो कट गया, सी भी कट गया। ठीक है, अब आप देखा मैं आपको गेम में बता रहा हूँ, जैसे पहला मैंने आपको पढ़ाया नहीं, चलो अभी मैं आपको बताऊं कि कल मैंने इसकी बात की नहीं थी। अब या तो नाइदर है या वन है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप, ठीक है, मैप में अगर आप किसी ने देखा होगा तो गैरो हिल्स कहाँ पे है। ठीक है, कल मैं, अब देखिए एमसीक्यू से ये फायदा हो जाता है कि अगर कोई बात मैं आपको बताना भी कल भूल गया तो एमसीक्यू से वो कवर हो जाता है। अब देखिए गैरो हिल्स कहाँ पे है, तो क्या अगर आपने मैप ढंग से पढ़ा होता तो क्या यहाँ इसी इलाके में कहीं मेघालय है? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पहली स्टेटमेंट सही होगी और आप 1 पे टिक करके आओगे, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। तो गैरो हिल्स की अगर मैं बात करूं तो गैरो हिल्स इज लोकेटेड इन मेघालय। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि गैरो हिल्स मेघालय में है। और दूसरी स्टेटमेंट कि एग्रीकल्चर वाज डेवलप इन सुलेमान और किरतार हिल्स, जी नहीं, एग्रीकल्चर सुलेमान और किरतार हिल्स में डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, वो आपका गैरो हिल्स में डेवलप हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में चल करते हैं। एग्रीकल्चर वाज डेवलप इन गैरो हिल्स एंड विंध्यास। ठीक है, बिल्कुल। अब 6th क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, आपको मैंने मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैक्सिमम लोग सीधे ऑप्शन पढ़ने लग गए हैं, मुझे भी पता है। प्लीज क्वेश्चन को रीड करिए, नॉट ट्रू की बात हो रही है, विच इज नॉट करेक्ट। एक बार मैं, वन इज नॉट करेक्ट, एक बार आप ध्यान से पढ़िए। बुक्स, अब आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए क्या आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। पहली स्टेटमेंट है बुक्स रिटन इन द पास्ट वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। स्टेटमेंट बी बोलता है दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड। This come from a Latin word manu means hand. These were usually written on a palm leaf or on a physical or on a specially prepared bark of a tree known as birch. जो भी pronunciation है इसकी थोड़ी सी tough है, I think so it is birch. it is birch which grows in the Himalayas. ठीक है, they are usually written on a palm leaf or on a specially prepared bark of a tree known as birch which grows in the Himalayas. Or manuscript written in Sanskrit language were only preserved in temple and monasteries. तो आपको क्या लगता है ये पढ़ के किसमें से कौन सी ट्रू नहीं है? आप बोलोगे सर सारी ही ट्रू लग रही है, समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर
बाकी सब तो हमने पढ़ा है, बी लग रहा है मुझे, क्योंकि कल हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं था कुछ ऐसा। आप ये बोलोगे, ठीक है। तो हम दिखाता हूँ मैं कि बुक्स वर रिटन इन पास्ट, जो बुक्स आप पास्ट में लिखी गई हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द बुक्स जिनमें आपकी हिस्ट्री लिखी होती है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल ट्रू होगी कि बुक्स वर रिटन इन द पास्ट वर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट्स। चलिए सेकंड स्टेटमेंट अभी मैं छोड़ देता हूँ, तीसरी स्टेटमेंट में आता हूँ। दे वर यूजली रिटन ऑन अ पाम लीफ, मैंने कल बताया था। स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री, जिसे हम ब्रिज कहते हैं, जो कि हिमालयस में गिरते हैं। आपने बोला सर आपने ये भी पढ़ाया था। उसके बाद कल मैंने बताया था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स आपकी हैंड रिटन नोट्स होते हैं। मैंने उसे बताया मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके पास हैंड रिटन नोट्स होते हैं, दैट इज बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हुई। अब डी की बात करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज वाज ओनली प्रिजर्व्ड इन टेंपल एंड मोनेस्ट्रीज। अब आप बोलेंगे सर मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत लैंग्वेज में लिखी तो जाती है, तो ये भी ट्रू ही हुई वैसे तो। जी नहीं, ये आपका फॉल्स हुआ, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट आपकी संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल लैंग्वेज में लिखी जाती है, ना कि संस्कृत लैंग्वेज में। तीनों ही लैंग्वेज में लिखी जाती है, उन्होंने सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज मेंशन किए हैं यहाँ पे। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। पहली आपकी ट्रू है कि जिनमें बुक्स होती है पुराने ज़माने में, जो पुराने ज़माने में बुक्स होते थे ना, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, हैंड रिटन ये होते थे और इन्हें पाम लीफ पे लिखे जाते थे, ट्री बार्क ऑफ अ ट्री ब्रिज। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत हुई, बिकॉज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। नो, इट इज रिटन इन संस्कृत, प्राकृतिक एंड तमिल लैंग्वेज में वो लिखा जाता था। रिटन आप देखते हैं संस्कृत में, डी ये आपके पास स्टेटमेंट है। और मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन संस्कृत, प्राकृतिक एंड तमिल लैंग्वेज। आपके पास सिर्फ मैंने ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, इसको आंसर में समझिएगा। ऐसे ऑप्शन है विच इज नॉट करेक्ट, आंसर इसका ये है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेम इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर और इज करेक्ट, ठीक है। The Iranis and the Greeks, who came through the northwest about 2500 years ago, called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of these rivers were called India. आप बोल दोगे सर आपने पढ़ाया ही नहीं है। ये तो सर आपने पढ़ाया ही नहीं हमें कल। बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ाया, मैं मानता हूँ। इस स्टेटमेंट को छोड़ते हैं, अगली स्टेटमेंट तक बढ़ते हैं। The name Bharat was used for group of people who lived in northwest and were also mentioned in the Rig Veda और in Rig Veda। तो आप बोलोगे नहीं सर सेकंड स्टेटमेंट तो मुझे पता है, आपने पढ़ाया है, सेकंड स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है। आप बोलोगे सर सेकंड स्टेटमेंट आपने पढ़ाई है, तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे पता है, वो तो ट्रू है, ठीक है। अब मुझे पहली का डाउट हो रहा है। तो चलिए पहला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पहली स्टेटमेंट भी आपके पास ट्रू है। मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। बेसिकली क्या था कि जो ईरान से लोग आए थे और जो ग्रीक से लोग आए थे, ठीक है, वो 2500 साल पहले आए थे और उन्हें इंदोस और हिंदस कहते थे। क्यों? क्योंकि जो लैंड उनके साथ में था, उस लैंड को हम इंडिया के नाम से, उस लैंड को हम इंडिया बोलते थे उस लैंड को। तो इसीलिए जो ईरान और ग्रीक वहां से आते थे उन्हें हम इंदौस और इंदौस कहते थे। या वो कल बताना आपको मैं एक बार, ये सेकंड पॉइंट था मेरा जो आपको कल बताना मैं रह गया था, और एमसीक्यू से ये भी आपके पास कवर हो गया। तो इसका आंसर होगा आपके पास बोथ 1 and 2, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपको पता है ट्रू है। तो पहली तो आपके पास यहाँ पे कट हो गया। अगर आपको ये भी बताओ तो नाइदर वाली भी आपके पास कट हो गया, तो आपके पास बी होगी या सी होगा, ठीक है। तो मैं कोई तुक्के वाला आपको नहीं बताऊं कि आप सी पे जाइए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि बी भी कई बार होता है, ठीक है। तो ये है कि पहला ऑप्शन जो है वो मैंने बता दिया कि ईरान और ग्रीक जो पहले जो इंडिया में उस टाइम आए थे, वो बेसिकली 2500 साल पहले आए थे, और जहाँ पे वो रहते थे उस लैंड या उसके ईस्ट वाले लैंड को हम इंडिया कहते थे उस टाइम पे, जो कि आपके पास हिंदौस, और इसलिए उनको हिंदौस और इंदौस के नाम से संबोधित किया जाता था। तो ये भी आपके पास ईरान और ग्रीक का भी आपको पता चल गया। 7 क्वेश्चन हमारे पास हो गया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। इन द context of the inscription, consider the following statements. Writings that are engraved only on stones are called inscriptions. Statement B है, sometimes kings got their order inscribed
so that people could see, read and obey them. मैक्सिमम लोग आप में से एक ही बारी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बोथ C1 एंड 2 पे टिक करके चले जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक बारी क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़िए। पहले मैं फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं सेकंड स्टेटमेंट पे आता हूं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे इट। आप बोलोगे सर ये तो स्टेटमेंट ट्रू आपने कल बताया था कि जो आपके पास इंस्क्रिप्शंस होती है, किंग अपने आइडियाज इंस्क्रिप्शन, आपने जो वॉर विक्ट्रीज होती है या ऑर्डर्स होते हैं उन्हें वो किसी पत्थर या पिलर पे लिखवा देते हैं, इंस्क्रिप्शन कर देते हैं वहां की, ताकि प्रजा वगैरह पढ़ सके। तो आपने बोला सेकंड तो आपके पास सही है, सेकंड तो सही। बोलोगे सर पहला भी सही, आपने बोला था हार्ड सरफेस पे पत्थर पुत्थर पे करते हैं, लेकिन आपने शायद क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। लिखा है राइटिंग्स दैट आर इनग्रेव्ड ओनली ऑन स्टोन्स, ओनली ऑन स्टोन्स। मेन जो ट्विस्ट है वो यहाँ पे है, ओनली ऑन स्टोन्स। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि वो स्टोन्स पे नहीं, मैंने पिलर्स की भी बात की थी, वहां पे वॉल्स की भी बात करी थी मैंने, वहां पे कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट पे आपकी इंस्क्रिप्शन होती है, जरूरी नहीं कि वो पत्थर पे ही हो। तो इसका आंसर होगा 2 बी पार्ट, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, इंस्क्रिप्शन आर इनग्रेव्ड, इंस्क्रिप्शंस आर इनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस सच एज स्टोन्स पे हो सकती है, वॉल्स पे हो सकती है, पिलर्स पे हो सकते हैं, किसी मेटल पे हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो भी हार्ड सरफेस है उस पे आपकी इंस्क्रिप्शन जो है वो की जाती थी, जरूरी नहीं कि वो पत्थर ही होना चाहिए। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये मुझे उम्मीद है कि सारे इसको सही करेंगे। अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंडेड इन खंडार was written in which of the following scripts and languages। मैंने वो कल बताया था और इसकी एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगती है, क्योंकि सर इसका आंसर होगा डी, ग्रीक एंड अमेरिक लैंग्वेज में आपकी इंस्क्रिप्शन जो थी वो पाई गई थी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूँ कि जो आपकी खंदर इंस्क्रिप्शन जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन मानी जाती है, अफगानिस्तान में प्रेजेंटली था, वो 2250 साल पुरानी इंस्क्रिप्शन है, रूलर अशोक ने करी थी, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ग्रीक और अमेरिक। ग्रीक आपकी जो है वो टॉप में थी, मतलब टॉप में ग्रीक लिखी हुई थी, और जब इंस्क्रिप्शन के नीचे पढ़ेंगे तो नीचे आपके अमेरिक लैंग्वेज जो है वो यूज करी थी, इसलिए ग्रीक एंड अमेरिक। मान लीजिए ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, मैंने ये कुछ लिखा है, अब आपको समझ नहीं आया, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट आपका ग्रीक से लिखा हुआ है टॉप पार्ट, और ये वाला पार्ट आपका अमेरिक भाषा में लिखा हुआ था। तो कुछ इस तरह की इंस्क्रिप्शन वो थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मुझे उम्मीद है कि ये भी सारे लोग सही करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंदस कॉल्ड सिंधु इन प्राकृतिक। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है द नेम भारत और भारता was used for a group of people who lived in northwest। तो आप बोलेंगे सर दोनों ही स्टेटमेंट है, जो पीपल भारत हम उन पीपल को कहते थे जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, बिल्कुल सही। और इंडिया वर्ड मैंने बताया था आपको, इंदस से आया है, रिवर इंदस, जिसे हम सिंधु भी कहते हैं प्राकृतिक भाषा में। तो आपका आंसर यहीं भी पता चल गया सर, C1 and 2 बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आउट ऑफ 11 हाउ मच डू यू स्कोर। आज आप अगर स्कोर अपना बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि मैं कितने अच्छे तरह से आपको पढ़ा रहा हूं, और अगर आपको ये पता चलेगा कि मैं कंटेंट जो आपको दे रहा हूँ वो कितना क्वालिटी रिच है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं अपने मर्जी से कोई क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाए हैं, और वो भी जो सिर्फ क्लास 6 के पहले चैप्टर से थे। अभी हम सिर्फ क्लास 6 के पहले चैप्टर से। चलिए देखते हैं। सुलेमान एंड किरतार हिल्स इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। सुलेमान एंड किरतार हिल्स लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर वॉज डेवलप इन 8000 ईयर्स अगो। अब चलिए मैक्सिमम मैं सोचता हूँ कि ये भी आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप बोले सर सुलेमान और किरतार हिल्स लोकेट नॉर्थ वेस्ट में, मेरे को मैप में तो याद आ रहा है कहाँ पे है, लेकिन ऐसे पता नहीं चला मेरे को कि नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, ऐसे लिख दीजिए आप नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब मैं बोलूँ सुलेमान किरतार हिल्स सबको पता है सर, वो
इस साइड में है। तो ये हुआ आपके पास नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है। तो पहली स्टेटमेंट तो सर सही है, पहली स्टेटमेंट हमारी सही होगी। और एग्रीकल्चर वॉज डेवलप्ड 8000 ईयर्स अगो। तो अगर आप देखेंगे तो इंसान ने वीट और बाल वगैरह सुलेमान और कीतार हिल्स पहले, और वो सारी कहानी 8000 साल पहले की थी। तो आपको ये भी याद आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी 1 and 2, दैट इज बोथ 1 and 2। तो आज के लिए हम बस इसी पे ही अपनी वीडियो को एंड करेंगे। आपका क्लास 6 का पहला चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी पार्ट अब अनकवर्ड नहीं रहा है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।